Hello, beautiful souls. This is Kajal Chaudhary, and today we'll gonna talk about Cold War era and non-aligned movement, which is chapter 1 of contemporary world politics. And yeah, this is a series, starting of this series of all the chapter videos, all the session videos of your political science book 1 for now. So, content in this session will be Cold War, Cuban Missile Crisis and emergence of two power blocs within it, challenge to bipolarity, arenas of Cold War and IEO in it, India and Cold War, and treaties in gist. So, without any delay, let's start. First of all, Cold War, Cuban Missile Crisis, emergence of two power blocs is the subheadings. फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड वॉर, जिसके अंदर अलाइड और एक्सिस पावर में सबसे पहले लड़ाई होती है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेसिकली अलाइड पावर जिसमें यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर और ब्रिटेन थे, और एक्सिस जिसमें जापान, इटली और जर्मनी थे. इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसमें सबको पता है कि अलाइड पावर्स जो हैं वो जीत जाते हैं. सेकेंड इज़ केस ऑफ जापान, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किए जाते हैं यूएसए के द्वारा, जिसमें बेसिकली यही मार्क करता है एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और ये 6 और 9 ऑफ अगस्त 1945 को गिराए जाते हैं. और इन दोनों ही एटम बॉम्ब्स का जो नाम होता है, निक नेम होता है, हम कह सकते हैं, वो लिटिल बॉय और फैट मैन होता है. दोनों की जो यील्ड होती है वो होती है 15 और 21 किलोटन्स. देन डेफिनेशन कोल्ड वॉर की हम कह सकते हैं कंपटीशन था, टेंशन था, सीरीज़ ऑफ कन्फ्रंटेशन था दो सुपर पावर्स के बीच में. और वो दो सुपर पावर्स कौन सी थी? यूएसए था और यूएसएसआर था. ये दो जो सुपर पावर्स थी ये कब इमर्ज हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया. हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 1939 से 45 तक है. तो हम कह सकते हैं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, और जो टू सुपर पावर्स का इमर्जेंस हुआ वो 1945 में हुआ. और यही मार्क करता है कोल्ड वॉर की जर्नी को. और कोल्ड वॉर का जो पीरियड था वो 1945 से 1991 तक चलता है. ठीक है, क्योंकि 1991 में जो एक पावर होती है दैट इज़ यूएसएसआर, वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली जिस्ट. लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस इज nothing but it is retaliation on fighting, thinking both side can cause equal amount of destruction. means कि अगर किसी एक ने अटैक किया, किसी एक बेसिकली पावर ने अटैक किया दूसरे पावर को, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही साइड उतना ही डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि दोनों के पास ही उतना ही सेम अमाउंट ऑफ गोला बारूद, सब मिलिट्री आर्म्स, सब कुछ है. ठीक है, हम ये किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये कम पावरफुल है. तो दोनों के पास ही अगर एक ने बेसिकली अटैक किया तो दूसरा वाला भी बहुत डिस्ट्रक्शन करेगा. सो इसी डर की वजह से, लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से, जो कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में एस्केलेट नहीं हुआ. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक जिस्ट ऑफ वर्ड कोल्ड वॉर इन इट? कि कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों बोला जाता है, हॉट वॉर क्यों नहीं? क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो कभी हॉट वॉर हो ही नहीं पाया. हॉट वॉर बेसिकली कब होता? जब यूएसए और यूएसएसआर की आर्मीज जो है वो डायरेक्टली बैटल फील्ड में आती, लेकिन तब ये हॉट वॉर हो जाता. लेकिन कोल्ड वॉर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कभी भी यूएसए और यूएसएसआर की आर्मीज़ जो है वो कभी भी डायरेक्टली बेसिकली बैटल फील्ड में नहीं आई, वो इनडायरेक्टली आई थी, जिसको हम अरीनाज बोलते हैं. और वो अरीनाज जो अरीनाज हैं वो हम आगे देखेंगे. अरीनाज क्या थे? बेसिकली वो सारी जगह जहाँ पर इनकी जो आर्मी है वो आई थी और उन्होंने लड़ाई की थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं की थी कि यूएसए की आर्मी लड़ रही है और यूएसएसआर की आर्मी लड़ रही है. हम इसको आगे देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ. नेक्स्ट है कोल्ड वॉर, दैट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस विद इन इट. सो सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो एक हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर टू नॉट टू अटैक ड्यू टू लॉजिक ऑफ, और क्योंकि दोनों ही पावर जो है वो लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से वो एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रही थी. ठीक है, निकिता क्रुश्चेव जो थे वो यूएसएसआर के हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे. तब वहाँ पर यूएसएसआर में कम्युनिज्म प्रेवलेंट था.
प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा इन 1962 में क्यूबा में वो न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर देते हैं। 1961 में वो इस बारे में सोचते हैं। लेकिन जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएसए के थे, वहाँ पर लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म ये सब जो है प्रेवलेंट था। केम टू नो आफ्टर 3 वीक्स, उनको इन न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस कर दिया गया है। इसके बारे में कब पता चलता है? 3 हफ्ते बाद। फिडेल कैस्ट्रो जो कि क्यूबा के प्रेसिडेंट थे, वो कम्युनिज्म में बिलीव करते थे और उनकी जो कंट्री थी क्यूबा वो पूरी कम्युनिस्ट कंट्री थी। और वहाँ पर मिसाइल जो है वो प्लेस किए जाते हैं किसके द्वारा? निकिता क्रुश्चेव यानी कि यूएसएसआर की साइड के द्वारा। अगर हम देखें कि क्यूबा की बेसिकली लोकेशन क्या है, तो अगर ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे है क्यूबा, ठीक है। और ये क्यूबा क्या है? ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पे है यूएसएसआर। तो क्योंकि ये जो यूएसए है वो लिबरल और डेमोक्रेसी है, जो क्यूबा है वो कम्युनिस्ट है और जो यूएसएसआर है वो भी कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजी का भी बहुत बड़ा खेल था। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर क्या कर दिया, ये मेंशन कर दिया कि यूएसए में क्या प्रेवलेंट था? लिबरल डेमोक्रेसी। यूएसएसआर में क्या प्रेवलेंट था? कम्युनिज्म। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, यूएसए और यूएसएसआर। सबसे पहले यूएसए और यूएसएसआर में पावर टसल चल रहा था और ये पावर टसल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला हमें जब जो यूरोप था उसको 2 भाग में बांट दिया एक तरीके से, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। जो वेस्ट यूरोप था वो सारा यूएसए के ब्लॉक में चला गया, यानी वो यूएसए के जो ब्लॉक था नेटो उसके साथ चला गया। और जो ईस्ट यूरोप था वो सारा यूएसएसआर के साथ चला गया, जो कि वॉर्सो पैक्ट था, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट 1955 में साइन होता है और नेटो 1949 में साइन होता है, ठीक है। आपको अगर ये ईयर्स याद नहीं होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। उसके पीछे मेरी आवाज़ नहीं होगी, बट आपको वो पूरा का पूरा पीपीटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, भले ही उसमें कोई बोले या ना बोले, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। नाउ व्हाट इज़ बाइपोलैरिटी? जहाँ पर 2 पावर्स जो हैं जैसे कि हमारे इधर के इसमें यूएसए और यूएसएसआर वो आपस में लड़ रहे हैं, तो यानी कि 2 पोल्स बन चुके हैं और उनके बीच में पावर टसल चल रहा है। अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर देखेंगे और एनआईईओ देखेंगे। अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर मैंने बताया कि वहाँ पर अरीनाज वो जगह थी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर की आर्मी डायरेक्टली ना लड़के इनडायरेक्टली लड़ रही थी। यानी बर्लिन, जो कि हम अगर केस लें बर्लिन, ठीक है, तो बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी की। तो बेसिकली बर्लिन जो था ना, इवन बर्लिन तो कैपिटल है, जर्मनी को भी ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया था, ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे कि ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी जो था वो यूएसएसआर की साइड था और वेस्ट जर्मनी जो था वो यूएसए की साइड था। लेकिन जो बर्लिन था ना, यहाँ की कैपिटल को भी, अगर मैं कैपिटल को यहाँ पे एनलार्ज करूँ तो कैपिटल को भी ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया था। तो ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर की साइड था और वेस्ट बर्लिन जो था वो यूएसए की साइड था। तो यहाँ पर कैपिटल जो थी उसको भी डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो जो यूएसएसआर की साइड जो लोग थे और वहाँ की जो आर्मी थी, और जो यूएसए के साइड थे और वहाँ की जो आर्मी थी, जो यूएसएसआर जो थे वहाँ की जो आर्मी थी वो आपस में लड़ रहे थे। यानी कि लोग कहाँ गए हैं? जर्मनी के, लेकिन वो सिर्फ इस बारे में कि हम यूएसए की साइड है इसलिए यहाँ की आर्मी है, हम यूएसएसआर की साइड हैं तो यहाँ की आर्मी, वो वहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। लोग हैं जर्मनी के, लेकिन क्योंकि जर्मनी खुद कंट्री जो है वो आपस में इस तरीके से बट गई है कि 2 सुपर पावर्स जो हैं उसको गवर्न कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वॉर जो है वो कोल्ड वॉर कहलाता है,
ठीक है। सो इसी तरीके से बर्लिन, कोरिया, अफ़गानिस्तान, कॉन्गो, ईरान, अफ्रीकन नेशन, ये सारे वो अरीनाज थे जहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर की जो आर्मीज़ थी बेसिकली इनडायरेक्टली लड़ी थी। नेक्स्ट है NIEO 1972। ये 1972 में एक रिपोर्ट लाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर बोला जाता है कि जो LDCs यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको एक टेक्नोलॉजिकल एड, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में पूरा अच्छा खासा स्टेक, उनको अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्लोबली मिलना चाहिए ताकि वो राइज कर सकें, वो अपलिफ्ट हो सकें, ठीक है। LDCs को उनके रिसोर्सेज का पूरा कंट्रीब्यूशन और उनको पूरा बेसिकली मिलना चाहिए, रिसोर्सेज का एक्सेस, क्योंकि उनके सारे रिसोर्सेज जो हैं जब उनको रूल किया जा रहा था तब उनको एक्सप्लॉइट किया गया था। LDCs को यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको अच्छा खासा फ्री मार्केट और हेल्दी कंपटीशन जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज करती हैं, क्योंकि भाई वो सब सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती हैं और सिर्फ किसी का भला नहीं करना चाहती हैं ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों ही किसी का फालतू में भला करना चाहेंगी। इस वजह से स्टिफ अपोजिशन की वजह से ये जो पूरा का पूरा प्लान था ये चौपट हो जाता है। देन इंडिया एंड कोल्ड वॉर। इंडिया और कोल्ड वॉर का यहाँ पे क्या सीन है? सबसे पहले नाम यहाँ पर आता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें बोला जाता है कि वो कंट्रीज़ जो USA और USSR किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं वो नाम के ब्लॉक में आ सकती हैं। तो इसके फाउंडर्स जो थे वो नाम थे वो 5 लोग थे जिनकी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो, देन गमाल अब्दुल नासिर, क्वाम नक्रुमा और सुकर्नो, ठीक है। ये कौन सी कंट्रीज़ से थे यहाँ पे इनके सामने ये बात भी लिखी हुई है कि नेहरू इंडिया से थे, टिटो युगोस्लाविया से थे, नासिर इजिप्ट से थे, क्वाम नक्रुमा घाना से थे और सुकर्नो इंडोनेशिया से थे। नाम की फर्स्ट मीटिंग जो है वो बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। बेलग्रेड जो है वो कैपिटल है सर्बिया की, 1961 में हुई थी और जिसके अंदर 25 मेंबर इसमें बेसिकली इसके मेंबर थे यानी नाम के मेंबर थे। देन इसकी 18th मीटिंग जो है वो अज़रबैजान में होती है 2019 में। हम 18th मीटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो CBSE है वो सिर्फ 18 मीटिंग तक की बात करता है। अभी तक 120 मेंबर कंट्रीज़ तब तक इसमें आ चुकी थी और इसके अंदर 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी। इन बेसिकली डेटा को आप कैसे याद रखोगे कि 18th मीटिंग में 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी, तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। सो इंडिया और कोल्ड वॉर का क्या सीन है कि मीडिएटेड इन कॉन्फ्लिक्ट, तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था काफ़ी सारे वॉर में मीडिएट करने की। बेसिकली हमने इंडल्ज किया कि भाई नहीं लड़ो मत, ठीक है, क्योंकि कोरिया, यहाँ पे कोरिया क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक है, वो उस पैरेलल का नाम क्या है? 38th पैरेलल, ठीक है। इससे बेसिकली ये आपस में डिवाइड होते हैं। सो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई थी, नॉर्थ कोरिया पहले किसके बेसिकली पार्ट में था? USSR किसकी तरफ था? और साउथ कोरिया USA के साइड, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया USSR की साइड था और साउथ कोरिया USA की साइड था। ये आपस में लड़ते रहते थे, जिसमें इंडिया ने मीडिएट किया कि भाई लड़ो मत, ठीक है, लड़ो मत। तो ये एक हमारा था कि हमने कोल्ड वॉर में भले ही हम नॉन अलाइंड थे लेकिन हमने लोगों से कहा कि भाई लड़ो मत, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, सब सही हो जाएगा। तो हमने काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी झेले, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि नाम की वजह से हमारे खुद के इंटरेस्ट भी सर्व हुए। कैसे? क्योंकि हमें जहाँ पर प्रॉफिट दिखा कि अगर हम इस पार्टी या इस पावर के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए रखेंगे तो ये हमें हमारे इंटरेस्ट, हमारे जो एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल करेगा। कैसे? जिस समय 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था तब USA ने बेसिकली हेल्प किया था पाकिस्तान को। उस वक्त हमारा जो हेल्प करने वाला जो इंसान या जो कंट्री थी वो एक सोल USSR थी और उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो सशक्त रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, विल पावर उसके अंदर बनी रही, क्योंकि उस टाइम पे USSR ने हमको काफ़ी ज़्यादा मिलिट्रली हेल्प किया था।
जिसकी वजह से हमें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि आपने एक ऐसा नाम रखा है, नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, उस ग्रुप का नाम ही ऐसा है कि आप कह रहे हो कि नॉन अलाइंड, कि हम किसी की भी तरफ नहीं हैं, वहीं आप एक साइड की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हो, तो हाँ आपको क्रिटिसिज्म तो झेलने को मिलेगा ही मिलेगा इस केस में। तो हमें क्या बोला जा रहा था, हम अनप्रिंसिपल्ड हैं, हम इनकन्सिस्टेंट हैं और हम कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम उससे जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हमने कहीं ना कहीं अब नाम का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि ट्रीटीज़ क्या है, उनको जिस्ट में देख लेते हैं। हमने कई सारी ट्रीटीज़, हमने नहीं, जो सुपर पावर्स थी जैसे यूएसए और यूएसएसआर और उनके काउंटर पार्ट्स, उन्होंने बेसिकली साइन करी थी कुछ ट्रीटीज़, जैसे कि SALT I, SALT II, START I, START II, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है LTBT और NPT। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। LTBT और NPT में हमें साइनिंग डेट अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। NPT सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस ऑर्डर में हम सारी जो ट्रीटीज़ हैं उनको याद रखेंगे। और ये जो लास्ट की START I, START II, SALT I, SALT II, इनके अंदर हमें क्या याद रखना है, लीडर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसको साइन किया और ईयर्स क्या थे, ठीक है। तो जो टाइमलाइन है उसके अंदर आपको कुछ इवेंट्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको ट्रीटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ट्रीटीज़ का मैंने यहाँ पर इसको जो है ये मैंने बना दिया है, ठीक है। सबसे पहले LTBT है, ये साइन होता है 1963 में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला गया कि वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको टेस्ट नहीं करोगे आप आउटर स्पेस में, एटमॉस्फेयर में और अंडर वाटर में। देन NPT, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पास 3 ईयर आते हैं। सबसे पहले 1967, 1968, 1995। तो 1 जनवरी 1967 से पहले अगर किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो उसको आगे बनाने की इजाज़त है, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने बनाया है तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, ऐसा NPT के अंदर बोला जा रहा था। और इस डेट से पहले यानी 1 जनवरी 1967 से पहले सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने ऐसा बना रखा था न्यूक्लियर वेपन। वो कौन थे, जो कि 5 परमानेंट मेंबर भी हैं UN के, जैसे कि US, USSR जो कि अब रशिया है, ठीक है, UK दैट इज़ ब्रिटेन, देन फ्रांस एंड देन चाइना। ये वॉशिंगटन में साइन होती है 1 जुलाई 1968 को। तो 1968 ईयर याद रखना है और इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाता है 1995 के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन SALT I और SALT II, इसमें हमें याद रखना है कि इसके अंदर लीडर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसको साइन किया। सो हमें यहाँ पर लीडर्स याद रखने हैं, जैसे कि द फर्स्ट राउंड ऑफ, इसके अंदर जो SALT I है उसके अंदर लियोनिड ब्रेजनेव और US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, ठीक है। देन सेकंड में लियोनिड ब्रेजनेव और जिमी कार्टर, ठीक है। देन START I के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव और US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, और START II में बोरिस येल्सिन और US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। ये याद रखना है हमें। सो अभी इस बेसिकली पार्ट का यहाँ पर थैंक यू यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन अभी आपको टाइमलाइन दिखेगा, टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी पीछे, लेकिन आपको वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया है, उसने भी बेसिकली क्या किया था, हमने 1972 में और 1998 में न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना लिए थे। सबसे पहले 1972 और 1998, इसके अंदर तब हमारी बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। इसको बोला जाता है ऑपरेशन शक्ति, सॉरी स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, और इसको बोला जाता है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है।
और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इस टाइम पे 1998 में। ये होता है पोखरन में, ये भी होता है पोखरन में, दोनों पोखरन में ही होते हैं जो कि राजस्थान में। इसको पोखरन 1 भी बोला जाता है, इसको पोखरन 2 भी बोला जाता है। सो 1972 में बेसिकली हम इस न्यूक्लियर वेपन को बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एनपीटी में क्या बोला जा रहा था। एनपीटी में यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 1967 से पहले, ठीक है, 1 जनवरी 1967 से पहले कोई भी अगर बनाएगा तो उसको ही इजाज़त होगी। तो इंडिया ने तो यहाँ पे 1972 में कैसे बना लिया, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर 1972 में कैसे बना लिया। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि इंडिया ने कभी साइन ही नहीं किया था। क्या साइन नहीं किया था? एनपीटी को। क्यों? क्योंकि हम कहते थे कि जो एनपीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, हम कहते थे कि जो एनपीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि इसमें सिर्फ यूएस, यूएसआर, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं को पावर दिया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि भाई ये तो गलत है, हम तो नहीं मान रहे इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने एनपीटी को कभी भी साइन नहीं किया और इसको इंडेफिनिटली 1995 में इसको फिर एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो एनपीटी को बेसिकली लाया ही क्यों जाता है? ताकि लोगों को रोका जा सके न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, ठीक है। So yeah, this is the end of this part. Now you will see timeline of Cold War. So let's wait for that.